दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 धीरे धीरे रुझान तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं वो ये है कि भाजपा की सरकार बनती दिख रही है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। लगभग 46 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। इसके अलावा जो प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या आतिशी हों, ये सब पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल। इवन अवध ओझा भी, जिन्होंने अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की थी और पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी पीछे चल रहे हैं। ये अभी तक का अपडेट है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी क्यों पीछे चल रही है। क्या आम आदमी पार्टी हार जाएगी? क्या केजरीवाल हार जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, सभी के जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भारती छिब्बर जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और डीयू की प्रोफेसर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। धन्यवाद जी। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की हालत अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा खराब दिख रही है। क्या वजह लग रही है आपको कि क्यों आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है? ब्रिज जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। दूसरा, ये बहुत ही मुख्य और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा हमसे। देखिए, अभी के तक के जो रुझान दिखा रहे हैं, अगर वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है हमें यहाँ, और 27 वर्षों में ये होने वाला है ऐसा। तो अगर आप देखें तो नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हम शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट्स से करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो बीजेपी या भाजपा ने इस बार जिस तरह से कैंपेनिंग की, एक ऑल आउट कैंपेनिंग की हम बात कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने एक जो नेशनल एजेंडा है उसके साथ जो लोकल इश्यूज़ हैं या जो लोकल विषय हैं उन पर भी उन्होंने ध्यान दिया। एक जो डबल इंजन की सरकार बार बार कही जाती है, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेव है या उनकी जो मोदी गारंटी है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जिसने यहाँ पर प्ले किया। दूसरा, एक एंटी इनकम्बेंसी या जो 10 साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कार्य किया और उनकी जो उम्मीदें थी लोगों को कि कुछ और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा या कुछ पॉइंट्स जो रह गए, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना का क्लीनिंग कह सकते हैं, या एयर पॉल्यूशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दिल्ली में। और हम सभी जानते हैं ब्रिज जी की एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। सो आई थिंक इन फैक्टर्स ने सभी को अक्रॉस दी क्लासेस, फिर चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या पुअर सेक्शंस, उन सबको अफेक्ट किया। साथ ही हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट्स पहले हरियाणा या महाराष्ट्र में किए थे, जैसे माझी लड़की बहन उनकी योजना रही, महाराष्ट्र में काफ़ी सफल रही और उनके जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। तो यहाँ भी एक जो काउंटर करना था आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो अपनी स्कीम्स के हिसाब से या एक जो फ्री बीस का जो एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहता, उसके कारण कहा जाता था कि काफ़ी लंबे समय तक उनको सफलता मिलती रही। तो वहाँ पे एक काउंटर जो किया गया बीजेपी की तरफ से कि वो भी एक महिला समृद्धि योजना लेकर आए 2500, और जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना 2100 की बात की, या एलपीजी इत्यादि को जो है सब्सिडाइज देना। तो महिलाओं के वोटर्स को वहाँ पर जो है अपने साथ जोड़ा गया। दूसरा, एक जो होता है कि ऑल आउट, जैसे हमने शुरू में भी कहा, तो सभी लोगों को या अलग अलग क्लासेस या वर्गों को जोड़ना। मिडिल क्लास जो है वो बहुत लंबे समय तक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी की सपोर्टर रही है या उनका एक वोट बेस रहा है, तो उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ना है। तो इसमें टू प्रोंग्ड अप्रोच जो है वो बीजेपी ने अपनाई। वन, चुनाव से इमीडिएटली पहले जो बजट रहा, जिसमें 12 लाख जो है उस तक इनकम टैक्स जो है उस पे रिबेट दिया गया, लेकिन साथ ही साथ 8 पे कमीशन को लाना। आई थिंक ये एक मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए या जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक आगे जाके उपलब्धि हो सकती है। सो ये थर्ड, जो पुअर सेक्शंस है, जिन्हें अगेन कहा जाता था कि वो आम आदमी पार्टी के मास बेस हैं, तो एक जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, जो आपको अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव में भी, यूपी इत्यादि में, कि अगर बीजेपी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। बिल्कुल। तो आई थिंक इस तरह का नैरेटिव इस बार जो है क्रिएट किया गया कि अगर बीजेपी आएगी तो वो ये जो फ्री बीज जिन्हें कहा जाता है, जैसे फ्री बस सर्विस इत्यादि ले लेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए जो बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को इत्यादि को उसी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो आई थिंक ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर आना, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।
एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा वो कांग्रेस का। हम इसको एक त्रिकोण या थ्री पार्टी इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस को जो है अपनी सीट में या वोट बैंक्स में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ना, जैसे लोकसभा में वो एक साथ आए थे, सही बात है। तो लड़ना तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के हैं वो वोट बैंक, लेकिन सुबह हम लोग एक कांग्रेस लीडर से बात कर रहे थे, तो केजरीवाल और जब पीछे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है अभी भी रुझान में, तो वो काफी खुश नजर आए, बोले कि अच्छा हुआ केजरीवाल हार रहे हैं। तो आई थिंक इसको एक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकती है। हाँ। कि क्योंकि आपने जो कहा उसको हम अगर आंक लें तो उसको एक स्ट्रैटेजी कहा जा सकती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में आ गई है तो वो एक नेशनल एस्पिरेशंस हो गई है, तो एक कंपटीशन हो सकता है। तो कांग्रेस को एक लगा कि कंपटीशन रहे तो केवल बीजेपी से रहे, एक वो टू पार्टी सिस्टम जो माना जाता है वो रहे, तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि जिस तरह से लोकसभा में वो साथ में आए, अब वो अलग हुए और जो वोट बेस गया है तो ऑब्वियसली अच्छा इसको वापसी भी आप कह सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको याद हो ब्रिज जी 2013 में कांग्रेस के ही सारे वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने लिए थे आफ्टर शीला दीक्षित। सो आई थिंक वही आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसी वोट में वापस थोड़ी सी सेंध लगाई है और उसका फायदा भाजपा को हुआ है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि नकारात्मक पॉइंट्स तो हैं, लेकिन हम इसे एक सकारात्मक जीत मानेंगे अगर ये रुझान जो हैं इन्हीं नतीजों में परिवर्तित होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी योजनाओं की जहाँ पर उन्होंने एक स्वयं गारंटी दिया महिलाओं के सम्मान की, उनकी इम्पोर्टेंस की, उनके वोट्स की। वोट भी अगर आप देखते हैं ब्रिज जी तो पिछली बार से कम वोटिंग हुई है, पिछली बार 67% के आसपास और इस बार जो है 60 के आसपास रहा। लेकिन अगर आप महिलाओं को देखते हैं तो महिलाओं की जो परसेंटेज है वो उतनी कम नहीं हुई है पिछली बार से ज्यादा, तो इसका मतलब महिलाएं अभी भी बढ़ चढ़कर मतलब महिलाएं वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस चुनाव में। एब्सोल्युटली। और इसमें हम एक और पॉइंट कहेंगे ब्रिज जी कि अगर आप देखें तो पीपल की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, जनता की। जनता अब जागरूक हो रही है क्योंकि वो वोटिंग को एक प्राइम अपना एक अधिकार मान रही है और उसको यूज़ कर रही है, और वो जानती है कि ये जो अधिकार है ये उसकी एक बहुत बड़ी एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो जनता ने आकर जब वोट किया तो उन्होंने उस पार्टी के लिए वोट किया, अगर ये रुझान परिवर्तित होते हैं, जो सेंटर और स्टेट में एक दल हो तो आपस में तालमेल बना रहेगा। और दिल्ली जिसे हम एक कैपिटल बोलते हैं तो वो वाकई में एक कैपिटल की तरह, जैसे होता है ना कि आपने पूरे देश को तो है आपका वहाँ पर आपकी पार्टी है वो रूल कर रही है, लेकिन कैपिटल पे रूल करे तो फोर्ट पर रूल कर रही है। तो एक वो आपस में तालमेल बना रहेगा, दिल्ली का विकास होगा। और साथ ही साथ हम समझते हैं कि जो फ्री बीस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ, हम ये मानते हैं एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑल्सो कि सोशल वेलफेयर या कल्याण की जो सुविधाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है वो उसी लेवल पर आए। लेकिन साथ ही साथ ये जो फ्री बीज है उसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि हर क्षेत्र में फ्री बीज नहीं हो सकती, क्योंकि फ्री बीज का जो आइडिया है वो यही है कि आप लोगों को विकास करें। तो अगर आप उन्हें सक्षम बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे, तभी आप उनका विकास कर सकते हैं। तो उन्हें सक्षम बनाए, निर्भर नहीं, ये हम मानते हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक रहा, एक नारा रहा, एक स्कीम रही, एक पॉपुलैरिटी रही और उसे ग्राउंड पर भी कर रहे हैं, आई थिंक वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और उसने रोल प्ले किया। तो अब जनता की जो एक एस्पिरेशन है वो केवल जैसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री वाटर तक सीमित नहीं है। उन्हें हाउसिंग चाहिए, उन्हें प्रॉपर जॉब्स चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब दिल्ली में केवल रोड्स बेटर हों, आपके मेट्रो बेटर हो, उसके साथ साथ हर चीज़ बेटर हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो दिल्ली एक कैपिटल के साथ, जिसे मुंबई को हम बोलते हैं फाइनेंशियल हब, हम ये देखना चाहेंगे कि दिल्ली एक कमर्शियल हब भी बन रहा है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि जो है वो बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उनके नेतृत्व में आए। और एक और फाइनल पॉइंट हम यहाँ बोलेंगे कि अब हमें ऐसा लगता है कि जो एक ड्रीम है या अभी तक ड्रीम था विकसित भारत का, तो लोगों को अब वो एक रियलिटी लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो भी एक वर्ल्ड, जो हम विश्व गुरु कहते हैं, या एक वर्ल्ड की जो कंट्री है, एक टॉप कंट्री, उसकी ओर अग्रसर हैं और बन रहे हैं। केजरीवाल की थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। केजरीवाल जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, इसके बाद आतिशी भी पीछे चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस चुनाव में
केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़े, इस वजह से दूसरे जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के वो भी पीछे चल रहे हैं। क्या लग रहा है, ये वजह ठीक है? देखिए, जैसे हमने कहा, ऑफ कोर्स जो करप्शन के चार्जेस लगे या लिकर स्कैम का हुआ या शीश महल का, तो डेफिनेटली इन्होंने एक डेंट डाला, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे ये हमारे इलेक्शंस में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अन्ना हजारे की जो एंटी करप्शन मूवमेंट है दिल्ली में, उसी के बाद केजरीवाल जो है उसके लीडर की तरह, एक एंटी करप्शन लीडर की तरह, एक पर्सनालिटी के रूप में सामने आए थे। तो ऑब्वियसली वो जो एक लिकर स्कैम रहा या शीश महल का मुद्दा रहा, तो उसने एक जो इमेज है उसको तो झटका दिया। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो एक केजरीवाल एक पर्सनालिटी फैक्टर के रूप में सामने थे, तो डेफिनेटली अगर लीडर को झटका लगता है तो पूरी पार्टी में कहीं ना कहीं उसका असर तो देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। दिल्ली दंगे की बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 6 सीटें, आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जो दिल्ली दंगों से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। जब CAA NRC की वो उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, गोकलपुरी है, गोंडा है, बाबरपुर है, करावल है। करावल से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद से बात करें, सीलमपुर से बात करें, ये ऐसी सीटें रही हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव रहा है। सीलमपुर की मैं अपडेट दे दूं पहले आपको कि आम आदमी पार्टी यहां से आगे चल रही है। यह भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ से कांग्रेस से जो उम्मीदवार है अब्दुल रहमान है, आम आदमी पार्टी से जुबैर अहमद है जो आगे चल रहे हैं, बीजेपी से अनिल गौड़ है पीछे है। इसके अलावा मुस्तफाबाद से बात करें तो ओवैसी की जो पार्टी है वहां पर दंगे के आरोपी ताहिर हसन को उतारा गया है, वो पीछे चल रहे हैं। आदिल खान जो है आम आदमी पार्टी से, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बाबरपुर से बात करें तो जो आम आदमी पार्टी से दिग्गज नेता है गोपाल राय, वो है। इसके अलावा कांग्रेस से हाजी इशराक जी हैं और बीजेपी से अनिल वरिष्ठ मैदान में है। करावल से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। गोंडा से बात करें तो विधायक हैं अजय महावर, आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा लड़ रहे हैं। गोकलपुर से बात करें तो गोकलपुरी से सीट से आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र कुमार है। ये सीटें थी, 6 सीटें ऐसी हैं जो दंगों से प्रभावित है। कपिल मिश्रा आगे चल रहे, कपिल मिश्रा पर भी आरोप लगे थे। आप इन सीटों को किस तरह से देखते हैं कि जो दंगा प्रभावित सीटें हैं या मुसलमान बहुल क्षेत्र हैं, क्या मुसलमानों ने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया, ऐसे इंडिकेशन है? बिल्कुल ब्रिज जी, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स मल्टी पार्टी रूल उतरने से, कांग्रेस इत्यादि पार्टीज के आने से तो वोट शेयर में तो फर्क पड़ा ही है। हाँ। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से ये रुझान दिखा रहे हैं, तो बीजेपी को केवल पुअर क्लासेस या वुमेन या मिडिल क्लास से ही नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम वर्ग से भी उनको वोट मिले हैं, ये स्पष्ट होता है। सो डेफिनेटली यस, आई एग्री विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इतना विस्तार से समझाने के लिए, दिल्ली की राजनीति स्पेशली समझाने के लिए कि क्या वजहें हैं जो आम आदमी पार्टी इस वक्त पीछे चल रही है। अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, आम आदमी को अपनी गद्दी खाली करनी पड़ेगी। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं दिल्ली चुनाव से, आगे भी अपडेट देते रहेंगे। देखते हैं सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी या आम आदमी पार्टी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया, धन्यवाद।